मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे व्यवस्थापिका के बारे में। उनकी कार्य प्रणाली हमने देखी, ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से व्यवस्थापिका के अंगों को देखा हमने। उसके बाद व्यवस्थापिका खांश उत्पादन के कारणों की चर्चा की। आज हम बात करेंगे कार्यपालिका संगठन, कार्य और आधुनिक प्रवृत्ति। कार्यपालिका चूँकि सरकार का अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। ये प्रशासन की वह धुरी है जिसके और राज्य का वास्तविक प्रशासन के अंतर घूमता है, ये गिलक्राइस्ट का मानना था। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका होती है। वो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि राज्य के तमाम कार्यों को वास्तविक रूप प्रदान करने का काम कार्यपालिका करती है, जिसे वास्तविक सरकार कहा जाता है। और सरकार के संघ का महत्व प्राचीन काल से बहुत अधिक रहा। प्राचीन काल के लोकतंत्रीय देशों में तो कार्यपालिका की सत्ता ही सर्वोपरि होती थी। यद्यपि वर्तमान समय के लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया, फिर भी शासन की संघीय की कार्यक्षमता जितनी समझी जाती है उससे बहुत अधिक होती है। व्यवहार में तो राज्य के समस्त विभागों को उत्तरदायी शासन विभाग पर होता है। व्यवस्थापन विभाग द्वारा पास किए गए कानूनों और वार्षिक बजट को प्रस्तावित करने का कार्य कार्यपालिका करती है, और न्याय विभाग की व्यवस्था का अंतिम उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका होती है। फाइनली ठीक कहते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों को बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियाँ कार्यपालिका के पास रहती है। कार्यपालिका महत्व इस बात से स्पष्ट है कि कार्यपालिका सरकार का एक अंग मात्र ही, लेकिन व्यवहार में प्राय सरकार शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए किया जाता है। कोरी ने सरकार के संघ का महत्व बताते हुए लिखा कि कार्यपालिका सरकार का सार है और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणित करना है और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का अंग होता है। डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि विस्तृत और सामूहिक रूप अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सभी कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के समूह सम्मिलित हैं जो राज्य की उस इच्छा को कार्यान्वित करते हैं जो कानून के रूप में निर्मित कर व्यक्त की जाती है। वस्तुतः कार्यपालिका सरकार का मध्य बिंदु होती है। कार्यपालिका के मुख्यतः दो भाग हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी लोक सेवा। राजनीतिक कार्यपालिका विधियों के आधार पर प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण करती है और स्थायी सेवा वर्ग नीति निर्माण में सहायता देता है, नीति को क्रियान्वित करता है। राजनीतिक विज्ञान में संकुचित अर्थ में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका के लिए किया जाता है। आधुनिक कार्यपालिका पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया गया। विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का विवेचन इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासन शक्ति प्रदान की गई, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उन प्रशासन शक्ति को प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जा सके। यद्यपि प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान राज्य करता, शासन नहीं करता। इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका के ही उदाहरण। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका को जो प्रशासनिक शक्ति प्रदान की जाती है, व्यवहार में शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। व्यवहार में संपूर्ण प्रशासन शक्ति इस वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में केंद्रित होती है। ब्रिटेन और भारत की मंत्रिपरिषद इस प्रकार की वास्तविक कार्यपालिका के ही उदाहरण है। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का ये भेद केवल संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन वाले देशों में तो राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नामधारी और वास्तविक प्रधान होता है। दूसरी जो है एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। संगठन की दृष्टि से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका।
एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका का ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है और शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य किया जाता है, किंतु अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इंग्लैंड, भारत आदि संसदीय शासनों की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। यद्यपि इन देशों में कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में होती है, जो स्पष्ट रूप से अनेक व्यक्तियों की एक संस्था है, किंतु मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई की भांति कार्य करती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष और प्रभावशाली नियंत्रण करता होता है। प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जा सकता है। संसदीय शासन एकल कार्यपालिका का ही उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका का ऐसे प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालक शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। प्राचीन एथेंस, स्पार्टा में इस प्रकार कार्यपालिका थी। स्विट्जरलैंड, सोवियत रूस में इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका हैं। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद निवास करती है और ये परिषद सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है। इस परिषद के एक सदस्य वरिष्ठता क्रम से 1 वर्ष के लिए उसका अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्य केवल परिषद की बैठकों को सभापतित्व करना मात्र है। शक्ति स्थिति परिषद के अन्य सदस्यों के समान होती है। पूर्व सोवियत संघ में सर्वोच्च कार्यपालिका परिषद के रूप में प्रेसिडियम के द्वारा कार्य किया जाता है। 39 सदस्य होते हैं। प्रेसिडियम का एक सभापति होता है, किंतु प्रेसिडियम के सभापति को दूसरे सदस्यों की अपेक्षा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। इसे सामूहिक कार्यपालिका कहना उचित होगा। स्टालिन इसे सामूहिक राष्ट्रपति भी कहा करता था। जहाँ एक गुणावगुण का प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका के अनेक गुण हैं। किसी एक व्यक्ति निरंकुश होने की आशंका नहीं रहती। और न ही शक्ति का भी दुरुपयोग हो सकता। ये शासन कार्य में अधिक कुशल भी कही जाती है, किंतु बहुल कार्यपालिका का ये लाभ सैद्धांतिक और विशेष परिस्थिति की उपज ही अधिक प्रतीत होते हैं। अब देखेंगे संसदीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के साथ संबंध के 2 प्रकार कार्यपालिका होते हैं। संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ अपूर्व गठबंधन रहता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका संसद में से होता है और इस व्यवस्था मंत्रिमंडल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका कहते हैं। सभी सदस्य व्यवस्थापिका सदस्य होते हैं। उसे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकप्रिय सदन द्वारा विश्वास का प्रस्ताव पास कर वास्तविक कार्यपालिका को पदच्युत किया जाता है। संवैधानिक प्रधान भी होता है, जिसके नाम पर वास्तविक कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। और संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों और व्यवस्थापिका प्रशासन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेती है। इंग्लैंड और भारत आदि देशों में इस प्रकार कार्यपालिका पाई जाती है। अध्यक्ष उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक रहती है और संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियाँ बटी रहती हैं और वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियाँ राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सहायता शासन कार्य संचालन करता है। राष्ट्रपति और मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकते। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है और राष्ट्रपति के सचिव कांग्रेस में पूर्णतः पृथक तत्व स्वतंत्र है। और नेक्स्ट है संसदीय कार्यपालिका। सबसे बड़ा गुण कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ सहयोग, इसका दोष प्रशासन में स्थिरता बनाया जाता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का सबसे बड़ा गुण स्थायित्व और दोष व्यवस्थापिका के साथ सहयोग का अभाव अंतर्दायित्व कहा जाता है। इन दोनों ही प्रकार कार्यपालिका में संसदीय कार्यपालिका लोकतंत्र की धारणा के अधिक निकट है। पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर राजा राज्य का प्रधान होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है, उस पद्धति को पैतृक कार्यपालिका कहा जाता है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान, इथियोपिया में पैतृक कार्यपालिका। और जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है।
जैसे फ्रांस है, भारत है, इटली, अमेरिका आदि देशों में चुनने की कार्यपालिका। आज हमने देखा कार्यपालिका की मीनिंग डेफिनेशन देखी हमने, कार्यपालिका के प्रकार देखे हमने। अब हम कल बात करेंगे कार्यपालिका प्रधान को चुनने की क्या विधि है, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं। नेक्स्ट दिन।